तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। तो अक्टूबर के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस स्कीम को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2025। साथ ही में कुछ और एक्सपेंशन किए गए हैं इस स्कीम के अंडर, वो सारे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस स्कीम की बात करें तो ओवरऑल इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ एक्सेप्टेंट डिवाइस को इंक्रीज़ करना। एक्सेप्टेंट डिवाइस मतलब जैसे POS मशीन हो गया, जैसे QR कोड हो गया, जैसे आपके न्यू टेक्नोलॉजी जैसे साउंड बॉक्स हो गया, या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, एक तरह से नंबर ऑफ एक्सेप्टेंट डिवाइस को इंक्रीज़ करना है और ओवरऑल जो भी एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ करना है। देखो अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। बैंक, NBFC, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट रीजन में जाके मर्चेंट के पास इंस्टॉल कर सके POS मशीन या फिर QR कोड या फिर जो भी एक्सेप्टेंट डिवाइस है। ठीक है, याद रखना कि RBI सब्सिडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगी। RBI सब्सिडी डायरेक्टली मर्चेंट को प्रोवाइड नहीं कर रही है। जो भी मर्चेंट के पास जो इंस्टॉल किया जा रहा है मशीन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल करेगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट के साथ डिस्कस करेगी कि हम आपको इतना कम पैसे में देंगे, आप इतना इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो RBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगी, डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलो टेन्योर की बात करें तो इनिशियली जब ये स्कीम आया था 2021 में, तो इनिशियली इसका टेन्योर 3 ईयर था, लेकिन क्योंकि अब 2 साल बढ़ गया है तो ओवरऑल इसका टेन्योर 5 ईयर हो चुका है। ओके, टारगेट की बात करें तो पर ईयर जो टारगेट है वो 30 लाख डिवाइस को इंस्टॉल करना है, इंक्लूडिंग 10 लाख फिजिकल एंड 20 लाख डिजिटल। ठीक है, पर ईयर 30 लाख टच पॉइंट पर ईयर इंक्लूड एक तरह से इंस्टॉल करना है हर साल। कॉर्पस की बात करें तो नवंबर 2023 का जो ओवरऑल कॉर्पस था वो था 1026 करोड़, जिसमें से इनिशियली RBI का कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ था। देखो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे कार्ड पेमेंट नेटवर्क हो गया या फिर बैंक्स हो गए। अभी कितना कंट्रीब्यूशन करना है ये जानने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो अभी इस समय नवंबर तक इसका टोटल कॉर्पस है वो तकरीबन 1026 करोड़ है, जिसमें से अभी तक जो सब्सिडी पे किया गया है लगभग इसका हाफ है। ठीक है, लगभग 540 करोड़ के आसपास अभी तक सब्सिडी पे किया गया है। इतना समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टारगेट जोग्राफीज़ की, तो प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो टायर 3 से टायर 6 सेंटर पर रहेगा। टायर 3 रीजन वो है जहाँ की आबादी 20,000 से 50,000 है। टायर 6 आबादी वो है जहाँ की आबादी 5,000 से भी कम है। सो टायर 3 से टायर 6 सेंटर प्राइमरी फोकस रहेगा। साथ ही में स्पेशल फोकस दिया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। टायर 1 और टायर 2 सेंटर में सिर्फ और सिर्फ स्वनिधि बेनिफिशरीज़ और विश्वकर्मा बेनिफिशरीज़ को ही इंक्लूड किया गया है, और ये विश्वकर्मा बेनिफिशरीज को 17 सितंबर के बाद इंक्लूड किया गया है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्वनिधि बेनिफिशरीज़ को ही इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अच्छा हमने जो इस संडे को जो हमारा टेस्ट है उसमें स्वनिधि स्कीम भी इंक्लूडेड है, तो टेस्ट बड़े ध्यान से आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलो सो टारगेटेड ज्योग्राफी हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंट डिवाइस की बात करें तो फिजिकल डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, कंटेम्प्रेरी डिवाइस है, जैसे साउंड बॉक्स, आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस। जो कंटेम्प्रेरी डिवाइस है इसको 1 अक्टूबर से ऐड किया गया है इस स्कीम के अंडर। इससे पहले कंटेम्प्रेरी डिवाइस को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जितने भी ये डिवाइस है ना, ये सारे के सारे इंटर ऑपरेबल होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे इंटर ऑपरेबल डिवाइस होने चाहिए। इंटर ऑपरेबल मतलब जैसे सपोज करो आप कोई शॉपिंग करने के लिए एक शॉप में गए हो, उस शॉप में एक QR कोड है पेटीएम का, और आपके पास जो ऐप है वो है गूगल पे का। आप गूगल पे से इसको स्कैन कर दो, पेमेंट कर देते हो, कोई इशू तो आता नहीं है, तो वो हो गया इंटर ऑपरेबल डिवाइस। होता क्या था कि जो QR कोड के आने से पहले जो अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे थे तो आप सिर्फ पेटीएम से पेटीएम यूज़र के पास ही इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो एक तरह से इनिशियल केस में जब इनिशियल केस में ये आया था तो वो इंटर ऑपरेबल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैक्सिमम डिवाइसेस इंटर ऑपरेबल हो चुकी हैं तो उस हिसाब से जो भी एक्सेप्टेंट डिवाइस है वो इंटर ऑपरेबल की कैटेगरी में आने चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि जो एलिजिबल मर्चेंट है ना, सपोज करो अगर वो स्पेशल फोकस एरिया में इंक्लूड नहीं है तो मैक्सिमम वो 2 डिवाइस पे सब्सिडी क्लेम कर सकता है। एक फिजिकल डिवाइस होगा और एक डिजिटल या फिर कंटेम्प्रेरी डिवाइस होगा। याद रखना, अभी मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, जो सब्सिडी दिया जाएगा डायरेक्टली RBI सब्सिडी मर्चेंट को प्रोवाइड नहीं करेगी।
ठीक है। मर्चेंट के पास जो भी डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो भी मर्चेंट को सब्सिडी जो मिल रहा है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सब्सिडी आरबीआई देगी। ठीक है। तो एलिजिबल मर्चेंट कैन क्लेम सब्सिडी फॉर वन फिजिकल डिवाइस एंड आइदर ऑफ वन डिजिटल एंड वन कंटेम्प्रेरी डिवाइस। लेकिन अगर वो मर्चेंट स्पेशल फोकस रीजन में रह रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख रीजन में रह रहा है, तो उसको तीनों डिवाइस पे वो सब्सिडी क्लेम कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर की। देखो, जो भी सब्सिडी दिया जाएगा वो रिम्बर्समेंट बेसिस पे होगा। जो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ फिजिकल एक्सेप्टेंट डिवाइस होगा वो 10,000 होगा फॉर विच इज़ एलिजिबल फॉर सब्सिडी, इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 500। अब ये वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? सपोज करो अगर आप पीओएस मशीन इंस्टॉल करते हो तो इनिशियली आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं उस मशीन में, आपको सिम इंस्टॉल करना होता है, तो उसका भी कुछ खर्चा आता है, तो वो होता है वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल एक्सेप्टेंट डिवाइस पे अगर आप सब्सिडी चाहते हो तो मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 10,000 होना चाहिए, इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 500। डिजिटल डिवाइस से सब्सिडी आपको तभी मिलेगा जब डिजिटल डिवाइस की मैक्सिमम कॉस्ट 300 रुपीज़ हो, इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज़। इन केस ऑफ कंटेम्प्रेरी डिवाइसेस जो मैक्सिमम कॉस्ट होना चाहिए फॉर विच इज़ एलिजिबल फॉर सब्सिडी इज 2,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज़। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अब सब्सिडी एक्चुअली अब दिया कितना जाएगा आरबीआई द्वारा? तो पहले बात ये आप लोग याद रखिएगा, सब्सिडी जो भी दिया जाएगा वो क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे सब्सिडी दिया जाएगा। अगर कोई मर्चेंट टायर 1 से टायर 4 सेंटर में रह रहा है तो अगर उसके पास फिजिकल डिवाइस इंस्टॉल किया जा रहा है तो उस फिजिकल डिवाइस में 60% और सब्सिडी आरबीआई प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इन केस ऑफ डिजिटल डिवाइस 75% सब्सिडी होगा। इन केस ऑफ कंटेम्प्रेरी डिवाइस, अदर कंटेम्प्रेरी डिवाइस, मैक्सिमम सब्सिडी 75% होगा अगर वो मर्चेंट टायर 1 से टायर 4 सेंटर में रह रहा है। लेकिन अगर वो मर्चेंट टायर 5 से टायर 6 सेंटर में रह रहा है तो मैक्सिमम फिजिकल डिवाइस के केस में सब्सिडी 75% होगा, रेस्ट के केस में मैक्सिमम सब्सिडी 90% होगा। और अगर वो मर्चेंट स्पेशल फोकस एरिया में रह रहा है तो फिजिकल डिवाइस के केस में या फिर डिजिटल डिवाइस के केस में या फिर कंटेम्प्रेरी डिवाइस के केस में यूनिफॉर्मली 90% का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया कितना सब्सिडाइज अमाउंट दिया जा रहा है? अब सब्सिडाइज अमाउंट दिया कैसे जाएगा? तो देखो, इसको दो पार्ट में दिया जाएगा। पहला, इनिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली 75% ऑफ सब्सिडी देगी। रेस्ट जो 25% ऑफ सब्सिडी होगा वो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पैरामीटर पे। ठीक है, होगा क्या? सपोज करो कोई डिजिटल डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। अब आरबीआई दिखेगा कि पिछले 4 क्वार्टर में कम से कम 3 क्वार्टर में वो डिवाइस एक्टिव स्टेट में हो। ऐसा ना हो कि वो डिवाइस आके छोड़ दिया गया, उस पर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो फिर उस केस में फिर 25% सब्सिडी रोक दी जाएगी। ठीक है, तो पहला केस ये है कि जो भी डिवाइस है वो एक्टिव फेज में हो लास्ट 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर में। अब एक्टिव फेज में हो कैसे डिफाइन होगा? तो पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसका ये है कि एटलीस्ट लास्ट के 90 डेज में कम से कम वो 10 दिन वो यूज़ में हो, और साथ ही में पिछले 90 दिन में कम से कम 50 ट्रांजैक्शन उससे किए गए हों। अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो रेस्ट 25% सब्सिडी भी रिलीज़ कर दिया जाएगा आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इतना समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये जो पीआईडीएफ स्कीम है ना उसको गवर्न किया जाएगा एडवाइजरी काउंसिल द्वारा, जिसको हेड करेंगे डिप्यूटी गवर्नर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टेंटेटिव टारगेट्स था। जैसे आरबीआई ने ये मैंडेट किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि टायर 1 से टायर 4 सेंटर में 30% ऑफ द डिवाइसेस आप इंस्टॉल करेंगे। टायर 5 से टायर 6 सेंटर में 60% डिवाइसेस, और नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेशल फोकस रीजन में 10% ऑफ द डिवाइसेस आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, पहला टारगेट। अगर टारगेट बैंक मीट करता है या फिर टारगेट एक्सीड कर देता है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक द्वारा उसको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे। अगर सपोज करो 100% का टारगेट था, बैंक ने 125% तक उससे ज़्यादा टारगेट अचीव कर लिया है, तो उस केस में जो सब्सिडी दी जाएगी ना वो 110% दिया जाएगा। इनिशियल केस में कुछ और क्राइटेरिया था, अगर 75% से कम होता तो 90% सब्सिडी मिलती है, 75% 125% तक होता तो 100% सब्सिडी मिलती। देखिए अब इसको क्रॉस कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अगर बैंक जितना भी टारगेट है उससे ज़्यादा 125% या उससे ज़्यादा अगर वो टारगेट अचीव कर रहा है तो उसको सब्सिडी केस में 110% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी आरबीआई द्वारा। ठीक है, देखो इसको मैंने लास्ट में मेंशन किया है। उसके पीछे रीज़न क्या था? जो रिसेंटली जो आरबीआई ने जो निकाला था रिलीज़, उसमें ये मेंशन नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट 2022 में जो आरबीआई ने जो रिलीज़ निकाला था उसमें ये टारगेट मेंशन था, लेकिन अभी ये है कि नहीं है इस बात में ज़्यादा क्लियर है नहीं, तो मैंने मेंशन कर दिया। इनकेस अगर एग्ज़ाम में आता तो आप लोग कर लेना, नहीं आता फिर कोई इशू नहीं है।
मतलब ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर बैंक जो टारगेट है उससे 125% या उससे ज़्यादा अचीव करती है, उसको 110% का सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। और ये टारगेट से बैंक को मीट करना है, ओके। तो ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो होगा, शायद 10 मिनट का। तो ठीक है, इसकी PDF में ग्रुप में शेयर कर देना, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना।